सबसे पहले स्टार्ट करते हैं खंड फर्स्ट, जिसका नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है पहला खंड है अर्थशास्त्र का, जिसमें अपन देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, और पहला चैप्टर जो है जिसका नाम है अर्थशास्त्र एक परिचय, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ पे हम सामान्य परिचय देखेंगे अर्थशास्त्र का। और सबसे पहले देखते हैं भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में अगर अर्थशास्त्र की अपन बात करें और बात करें उस समय से जब मानव सभ्यता का क्या हुआ था, उदय हुआ था, मानवीय सभ्यता विकसित हुई थी। तो मानव सभ्यता पहले निर्भर थी आखेट पर। आखेट युग चला था जिसमें शिकार किया जाता था, और जो भी शिकार के माध्यम से जो भी जंतु पशु वगैरह प्राप्त होता था उसके माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं पूरी करता था। धीरे धीरे समय आया ऋग्वैदिक काल का, और ऋग्वैदिक काल में मनुष्य जो है कृषि कार्य करने लगा। कृषि कार्य में फसलें उगाने लग गया, खाद्यान्न फसलें उगाने लग गया, पशुपालन करने लगा, और इन दोनों क्रियाओं पर व्यक्ति अपना जीवन निर्भर करने लगा। ठीक है, जैसे जैसे व्यक्ति की जीवन स्तर आगे बढ़ा, विकास हुआ धीरे धीरे मानव सभ्यता का। और आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति के बाद बात करें तो मनुष्य जुड़ने लग गया व्यापारिक क्रियाओं से भी, और इसके अलावा वाणिज्यिक क्रियाएं भी की जाने लग गई। यानी कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात देश में व्यापार और वाणिज्यिक क्रियाएं दोनों को क्या मिला, बढ़ावा मिला। तो ये दोनों क्रियाएं क्या करने लगी, देश में और भी आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा देने लगी। हैव डिपेंडेंट इन लाइवलीहुड यानी लोगों का जीवन स्तर निर्भर होने लग गया व्यापारिक और आर्थिक क्रियाओं पर। वाणिज्यिक क्रियाएं अधिकतर लोगों के रोजगार व आय का साधन बन गई। आर्थिक क्रियाएं नियमों व सिद्धांतों के साथ विकसित होने लगी तथा इन सभी क्रियाओं को अर्थशास्त्र के नाम से जाने जाना लगा। यानी जो व्यापारिक क्रियाएं की जाने लगी, क्रय विक्रय किया जाने लगा, कृषि पशुपालन किया जाने लगा, वाणिज्यिक क्रियाएं जिसमें उत्पादन क्रियाएं जुड़ने लगी, इन सभी क्रियाओं को अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाने लग गया था उस समय। ठीक है, धीरे धीरे आर्थिक क्रियाएं विकसित होने के बाद। और सबसे पहले अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र का उल्लेख भारत के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, और प्राचीन ग्रंथों में एक ग्रंथ में लिखा भी गया है, कृषि पालन पाल्य वाणिज्यम च वार्ता। इस संज्ञान में वार्ता शब्द का आर्थिक क्रियाओं के लिए उपयोग किया गया है। यानी जो वार्ताएं हैं ये विभिन्न आर्थिक क्रियाओं, कृषि पालन, पशुपालन, विभिन्न आर्थिक क्रियाएं, वाणिज्यिक क्रियाओं, इनके लिए विशेष शब्द का प्रयोग किया है जिसका नाम है वार्ता, यानी आर्थिक क्रियाओं का उल्लेख हुआ है। ठीक है, अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता की बात करें तो अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता या प्रणेता भारत में कौन माने जाते हैं, कौटिल्य। कौटिल्य कह दो या चाणक्य कह दो, या इनका एक और नाम है विष्णुगुप्त। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की रचयिता या प्रणेता कौन है भारत में, कौटिल्य। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और भारत के संबंध में और बात करें तो जैसे समय आगे बढ़ा अर्थशास्त्र से संबंधित भारत के और भी काफ़ी विचारक हुए। और विचारकों की बात करें तो आज़ादी से पहले की बात करें कि 1947 से पहले भारत में आर्थिक विचारक कौन रहे हैं, तो सबसे पहले नाम आता है दादा भाई नौरोजी का। उनके बाद आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.एन. रॉय, रमेश चंद्र दत्त। ठीक है, ये आज़ादी से पूर्व के आर्थिक विचारक हैं। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले 1868 में राष्ट्रीय आय की गणना की थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आज़ादी के पश्चात जो भारत में आर्थिक विचारक रहे हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, प्रोफेसर जे.के. मेहता। जे.के. मेहता ने एक अर्थशास्त्र की परिभाषा भी दी है जो अपन पढ़ेंगे आगे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनका अध्ययन अपन ने 11वीं क्लास में किया था। और पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार जो अर्थशास्त्र में मिला था किसको, अमर्त्य सेन को। ये महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सभी जो है आज़ादी के बाद रहे हैं जिन्होंने विभिन्न आर्थिक क्षेत्र के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने जहाँ तक 1934 में योजना भी प्रस्तुत की थी कि भारत में ऐसे विकास कार्यों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, तो जवाहरलाल नेहरू का प्लानिंग में भी काफ़ी बड़ा योगदान माना जाता है। अभी हमने अर्थशास्त्र का भारत के संदर्भ में परिचय देखा था। अब हम देखने जा रहे हैं कि विश्व के स्तर पे अर्थशास्त्र को किस तरह जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अर्थशास्त्र शब्द की बात करें कि अर्थशास्त्र शब्द कैसे बना है, तो ध्यान रखना ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मीन्स होता है धन या वित्त से, और शास्त्र यानी होता है विशेष अध्ययन क्षेत्र या परिक्षेत्र। ठीक है, तो आर्थिक क्रियाओं का विशेष अध्ययन क्षेत्र क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र। ये माना जाता है इस शब्द का अर्थ, इस शब्द का हिंदी शब्द का अर्थ कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, आर्थिक क्रियाओं के विशेष अध्ययन क्षेत्र को ही अर्थशास्त्र कहा जाता है। अब बात करें इसके जनक या जन्मदाता की, तो ध्यान रखना अर्थशास्त्र के जनक या जन्मदाता यानी वर्तमान में जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं प्रोफेसर एडम स्मिथ। विश्व स्तर पे प्रोफेसर एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक या जन्मदाता माना जाता है।
इन्होंने अर्थशास्त्र पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसे कहा गया धन का विज्ञान। ये इन्होंने पुस्तक प्रकाशित की है वर्ष 1776 में। कब प्रकाशित की गई है? 1776 में। पहली पुस्तक है ये अर्थशास्त्र पर, जो लिखी है किसने? प्रोफेसर एडम स्मिथ ने, जो माने जाते हैं अर्थशास्त्र के जनक या फिर जन्मदाता। आपको कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, देखो, डरो मत बच्चों, डरो मत, ये जान पहचान वाले लोग हैं, डरो मत इनसे। देखिए, ध्यान से देखो इनको। ये कौन है? इनको मैंने बनाया है पापा। ये कौन है? पापा, ठीक है, मस्त पापा है एकदम, कैप लगाते हुए, ठीक है। ये इनके बेटा है, बेटा। ये कौन है? बेटा, ठीक है। और ये प्यारी सी लवली मम्मा, ये कौन है? अपनी मम्मा है, मम्मा, ठीक है। और ये अपने हैं गॉड, भगवान, दादाजी है ना, जो पूरे परिवार को बांधे रखते हैं, ठीक है। पापा की अगर बात करें तो देखो, पापा, आप देखते हो पापा जो हैं वो हमेशा पैसे के पीछे भागते रहते हैं। पैसा कमाना है, खर्चा करवाना है, तो खर्चे के लिए पैसा भी चाहिए। पैसे कैसे कमाऊँ, कहाँ से कमाऊँ, क्या करूँ पैसे कमाने के लिए, तो हमेशा पैसे के पीछे भागते। कौन? पापा। तो पापा हमेशा किसकी बात करते हैं? पैसे की। पैसा यानी कि वेल्थ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वेल्थ की। वेल्थ यानी कि धन की बात करते हैं, हमेशा धन कमाना है, पैसा कमाना है, ठीक है। पापा किसकी बात करते हैं? वेल्थ की बात करते हैं, धन कमाने की। और वहीं बेटा किसकी बात करता है? पापा, क्या पैसे के पीछे भागते हो पापा, मेरा भला करो ना पापा, मेरे बारे में कुछ सोचते नहीं पापा, मेरे को न्यू ड्रेस चाहिए पापा, मेरे को न्यू शूज़ चाहिए पापा, देखो मेरी बुक्स नहीं आई अभी पापा, मेरे को बुक्स चाहिए पापा, मेरे को नया गेम चाहिए पापा, सभी लोग अब गेम खेलते हैं घर पे पापा, मेरे को भी गेम दिलाओ ना पापा। तो बेटा हमेशा किसकी याद करता है? अपने कल्याण की, अपने भले की बात करता है, यानी वेलफेयर की बात करता है कि पापा मेरे भले के बारे में सोचो ना पापा, आप पैसा करते रहते हो, मेरा भला करते नहीं हो। देखो लोग क्या कहते हैं, अमीर बाप की गरीब औलाद, कैसे कैसे बोलते हैं पापा मेरे से लोग, तो मेरा भला करो ना पापा। तो बेटा हमेशा वेलफेयर की बात करता है। वेलफेयर यानी कि कल्याण की, वेलफेयर यानी कि हमेशा अपने कल्याण की बात करता है, खुद के हित की बात करता है। वहीं इसकी बात को मम्मा सुन लेती हैं। मम्मा कहती हैं, क्या वेलफेयर लगा रखा है घर में, मैंने कितनी बार कहा है पापा से, ये नहीं है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है, ये कमियां हैं, मेरी तो सुनते नहीं, और तेरे को बड़ी वेलफेयर की पड़ी, चुप बैठ जा। और मम्मा इसको डांट देती है। तो मम्मा क्या करती है, घर में कमियां हैं, स्कैर्स, यानी कि घर में सीमितता है, सीमितता यानी कि कुछ कमियां हैं, अभाव है, ठीक है, घर में कुछ चीज़ों की कमियां हैं, सीमितता है, स्कैर्स की बात करती है कौन? मम्मा, ठीक है। उसके बाद हमारे गॉड हमें पूरी तरह बांधे रखते हैं, हमारे पूरे परिवार को, और चाहते हैं कि ये परिवार आगे बढ़े, विकास करे, हमेशा हमें विकास की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो गॉड हमेशा बात करते हैं डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, यानी कि हमारे विकास की बात करते हैं। कौन? गॉड। तो गॉड हमेशा डायनामिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब बात करते हैं पापा का नाम क्या है? देखो, पापा का नाम है एडम स्मिथ। पापा कौन है हमारे? एडम स्मिथ। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, जो हमेशा किसकी बात करते हैं? वेल्थ की, यानी धन की, ठीक है। और बेटा का नाम क्या है? प्यार से बोलेंगे ए मार्शल। क्या बोलेंगे? ए मार्शल। बेटे का नाम क्या है? ए मार्शल, यानी कि एल्फ्रेड मार्शल, प्यार से बोलते हैं ए मार्शल, ठीक है। तो बेटे का नाम क्या है? एल्फ्रेड मार्शल, यानी एल्फ्रेड मार्शल ने कौन सी परिभाषा दी है? वेलफेयर डेफिनेशन, यानी कल्याण केंद्रित परिभाषा, ठीक है। तीसरा मम्मा का नाम क्या है? नाम है लियोनेल रॉबिन्स। मम्मा हमेशा किसकी बात करती हैं? सीमितता की, यानी घर में कमियां हैं, परिवार में कमियां हैं, तो मम्मा हमेशा स्कैर्स की बात करती हैं। स्कैर्स डेफिनेशन किसने दी है? लियोनेल रॉबिन्स ने, ठीक है। और गॉड की बात करें तो गॉड ने डायनामिक ग्रोथ और डेवलपमेंट जो परिभाषा दी है, और गॉड यहाँ पे कौन है? पॉल सैमुअलसन। गॉड का नाम क्या है? पॉल सैमुअलसन, जिन्होंने डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि विकास केंद्रित परिभाषा दी है। कौन सी परिभाषा दी है? विकास केंद्रित, ठीक है। तो एडम स्मिथ जो पापा हैं इकोनॉमिक्स के, उन्होंने कौन सी परिभाषा दी है? वेल्थ डेफिनेशन, धन केंद्रित। एल्फ्रेड मार्शल जिन्होंने कल्याण केंद्रित परिभाषा दी है,
और रॉबिन्स ने सीमितता केंद्रित परिभाषा दी है, ठीक है। और गॉड यानी फादर ने कौन सी परिभाषा दी है, विकास केंद्रित यानी डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बच्चों ये 4 परिभाषाएं विशेष थी जो हमें विशेष याद रखनी है, क्योंकि इन 4 परिभाषाओं को जो है विभिन्न एग्जाम्स में पूछा जाता है। और इसके अलावा 5वीं आप ध्यान रखेंगे प्रोफेसर जे.के. मेहता द्वारा दी गई है, जो पहले भारतीय हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी, और इनकी परिभाषा है आवश्यकता विहीनता। कौन सी परिभाषा है, आवश्यकता विहीनता, यानी आवश्यकता न के बराबर होनी चाहिए, न के बराबर। कैसी होनी चाहिए, न के बराबर होनी चाहिए। तो ये पहले भारतीय हैं जे.के. मेहता जिन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है। तो 5वीं परिभाषा ये याद रखनी है आपको, जे.के. मेहता की, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएं। तो सबसे पहली परिभाषा आती है धन प्रधान परिभाषा या धन केंद्रित परिभाषा, ठीक है। जो अर्थशास्त्र के जनक या जन्मदाता हैं उन्होंने सबसे पहली परिभाषा दी है धन केंद्रित परिभाषा। क्या कहती है परिभाषा, देखते हैं। अर्थशास्त्र की यह परिभाषा प्रोफेसर एडम स्मिथ द्वारा दी गई है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, धन का विज्ञान माना जाता है। किसको माना जाता है, अर्थशास्त्र को, जिसमें धन से जुड़ी आर्थिक क्रियाओं का विशेष अध्ययन किया जाता है। यानी जो धन से जुड़ी क्रियाएं हैं, जिसमें भी आय व्यय से जुड़ी क्रियाएं, जो भी अपन खर्च करते हैं वस्तु सेवाओं पर, विभिन्न प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उनको जोड़ा गया है अर्थशास्त्र से। किसने, प्रोफेसर एडम। धन की परिभाषा क्या कहती है कि जो भी आर्थिक क्रियाएं धन से जुड़ी हुई हैं उन सभी का अध्ययन किसमें किया जाता है, अर्थशास्त्र में किया जाता है। किसके अनुसार, प्रोफेसर एडम स्मिथ के। देखो बच्चों, एडम स्मिथ की वेल्थ डेफिनेशन, जिसमें कहा गया है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें एडम स्मिथ वेल्थ के बारे में बताना चाह रहे हैं कि वेल्थ क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द एडम स्मिथ, वेल्थ इज इक्वल टू मनी, राइट। वेल्थ इज ए प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ। कार भी किसका पार्ट है, वेल्थ का। गुडविल, एसेट्स की बात करें, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गोल्ड, सिल्वर, ये भी किसके पार्ट माने जाते हैं, वेल्थ के पार्ट माने जाते हैं। पेटेंट हो गया आपका, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ठीक है। इसके बाद बात करें इंफॉर्मेशन यानी कि नॉलेज भी क्या है, वेल्थ का पार्ट माना जाता है, क्यों, नॉलेज से जो है अर्न किया जाता है। तो एक तो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होगी, तो नॉलेज इज द पार्ट ऑफ वेल्थ। तो एवरीबडी कन्वर्टेड इनटू द मनी इज द पार्ट ऑफ वेल्थ, राइट। आगे देखिए, इसी डेफिनेशन में इंक्वायरी वर्ड का यूज किया गया है। इंक्वायरी मीन्स होता है यहाँ पर टू सीक इन्फॉर्मेशन लेना, ठीक है। एक वर्ड होता है इंक्वायरी जो करती है इन्वेस्टिगेट के रूप में किया जाता है, जैसे पुलिस करती है, सीबीआई करती है, सीआईडी करती है, ठीक है। फोर्स करके जो की जाती है वो इंक्वायरी होती है। और सम लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए वो उपयोग की जाती है एनक्वायरी। तो एडम इसकी डेफिनेशन जो है बुक जो है उसमें कौन सा वर्ड है, एनक्वायरी, ठीक है। टू सीक इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने पूछा कि सर कल क्लास है क्या, तो आप क्या कर रहे हो, एनक्वायरी कर रहे हो, ना कि इंक्वायरी। सर क्लास है क्या, दूं नहीं खींच के बताओ है कि नहीं, तो आपने क्या किया, केवल इंक्वायरी। तो आप एनक्वायरी वर्ड का यूज करोगे, ना कि इंक्वायरी का। ओके, परिभाषा पर। और दूसरी परिभाषा है कल्याण प्रधान परिभाषा यानी कल्याण केंद्रित परिभाषा, जो दी है प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है। यह परिभाषा प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल द्वारा दी गई है, जिन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र के प्रवर्तक भी कहा जाता है। ध्यान रखना बच्चों, एल्फ्रेड मार्शल जो हैं आधुनिक अर्थशास्त्र के प्रवर्तक यानी प्रमोटर भी माने जाते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में इन्होंने जो है एडम स्मिथ के बाद परिभाषा लाए, नए विचार रखे, इसलिए इनको अर्थशास्त्र के प्रवर्तक कहा जाता है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक कल्याण का अध्ययन किया जाता है, जिसमें धन के उचित मानवीय उपयोग पर भी बल दिया गया है। यहाँ पे ध्यान रखना आपको, एल्फ्रेड मार्शल का समर्थन किया है प्रोफेसर पीगू ने। पीगू ने क्या किया है, एल्फ्रेड मार्शल की परिभाषा का क्या किया है, समर्थन किया है, ठीक है। तो कल्याण केंद्रित परिभाषा संयुक्त रूप से दी गई है एल्फ्रेड मार्शल और प्रोफेसर पीगू के द्वारा, क्योंकि पीगू कहते हैं कि आर्थिक क्रियाएं ही अर्थशास्त्र में आनी चाहिए, जबकि एल्फ्रेड मार्शल का मत था कि सोशल वेलफेयर होना चाहिए। सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिकल एक्टिविटी दोनों को कन्वर्ट करके डेफिनेशन दी गई है इकोनॉमिक वेलफेयर
इकोनॉमिक वेलफेयर दी गई है डेफिनेशन सेकंड नंबर की, यानी दोनों के मत को स्वीकार करके यहाँ पे सर्वमान्य परिभाषा सेकंड नंबर की क्या आई है, इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी कि आर्थिक कल्याण होना चाहिए। अब आर्थिक कल्याण कैसे, एल्फ्रेड मार्शल तो कहते हैं कि एक अंधे व्यक्ति को रोजाना रोड क्रॉस कराई जाए, ठीक है, लेकिन पीगू कहते हैं सर इसमें रोड क्रॉस कराने में कहाँ अर्थ की भूमिका आ गई, कहाँ पैसे का लेन देन हो रहा है। नहीं, आपने अगर मंदिर में, माता के मंदिर में भंडारा करवाया जिसमें 30,000 रुपये खर्च हुए, तो इस आर्थिक क्रिया को, इस आर्थिक कल्याण को अर्थशास्त्र में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि उसको मेजर किया जा रहा है किसमें, मनी में। तो वो आर्थिक क्रियाएं जिनको हम मनी में मेजर कर सकें, उन्हीं आर्थिक क्रियाओं को अर्थशास्त्र में शामिल किया जाना चाहिए, न कि केवल सामाजिक क्रियाओं को। तो प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने कहा ठीक है भाई, आप भी सही कह रहे हो। तो एल्फ्रेड मार्शल ने भी स्वीकार किया उनकी बात को, और पीगू ने भी वेलफेयर को स्वीकार किया। तो डेफिनेशन बनी इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी आर्थिक कल्याण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरी परिभाषा की ओर। तीसरी जो परिभाषा है अपनी, वो है सीमितता प्रधान परिभाषा, यानी सीमितता प्रधान परिभाषा, स्कैर्स सेंट्रल डेफिनेशन। स्कैर्स यानी कि ये परिभाषा दी गई है, यह परिभाषा प्रोफेसर लियोनिल रॉबिन्स द्वारा दी गई है। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को असीमित आवश्यकताओं व सीमित साधनों से संबंधित बताया है, यानी असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों की स्थिति में चयन का अध्ययन ही क्या है, अर्थशास्त्र है। यानी चयन जो किया जाएगा वही अर्थशास्त्र की विषय वस्तु मानी जाएगी। यानी कि यहाँ पे प्रोफेसर रॉबिन्स ये कहना चाह रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। जो भी व्यक्ति के पास साधन है, रुपए, पैसे, समय, वो सब लिमिटेड है, लेकिन आवश्यकताएं कैसी हैं उसकी, वांट्स कैसे हैं, अनलिमिटेड, इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो व्यक्ति क्या करता है, अपनी असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों से पूरा करने का प्रबंध करता है, व्यवस्था करता है, मैनेज करता है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है चयन की, कि कौन सी आवश्यकता को पहले पूरा किया जाए। तो सीमितता प्रधान परिभाषा में रॉबिन्स कहते हैं कि साधनों और आवश्यकताओं के मध्य तालमेल सिखाने वाला विषय ही क्या है। देखो, स्कैरसिटी डेफिनेशन की और बात करें, स्कैरसिटी डेफिनेशन जो दी है प्रोफेसर रॉबिन्स ने, उसमें सीमितता की परिभाषा में ह्यूमन वांट्स को बताया गया है अनलिमिटेड, और मीन्स और रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। तो ये क्या हो जाती है, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम जनरेट होती है, और ये इकोनॉमिकली प्रॉब्लम जनरेट होती है तो यहाँ पे 2 फंडामेंटल फैक्ट्स सामने आते हैं। पहला फैक्ट्स, ह्यूमन वांट्स कैसे हैं, अनलिमिटेड, और मीन्स यानी रिसोर्सेज कैसे हैं, ह्यूमन्स के पास लिमिटेड है। ठीक है, तो 2 फंडामेंटल फैक्ट्स आते हैं। इसके कारण क्या होती है, ह्यूमन्स के सामने इकोनॉमिकल प्रॉब्लम जनरेट होती है। इकोनॉमिकली प्रॉब्लम क्या केवल एक व्यक्ति फेस करता है, नहीं, ये इकोनॉमिकली प्रॉब्लम जो होती है इंडिविजुअल को भी फेस करनी पड़ती है, एज ए सोसाइटी भी इसको फेस करती है, और एक नेशन यानी पूरा देश भी इस इकोनॉमिकली प्रॉब्लम को फेस करता है। ठीक है, और नेशन अपने इंडिया की बात करें तो देखो, ये इंडिया है, ठीक है, ये वर्ल्ड का है बना रखा है, ये इंडिया है, ये श्रीलंका से समझ जाना इसको। तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का सरफेस एरिया कंपेयर टू द वर्ल्ड कितना है, 2.4% ओनली, कितना है, 2.4%। और इनकम की बात करें, इंडिया की इनकम की बात करें तो कंपेयर टू द वर्ल्ड इंडिया की इनकम कितनी है, 1.2%, केवल कितनी है, ओनली 1.2%। कितनी सी है बताओ, चींटी के बराबर, तो देख लीजिए कितने से रिसोर्सेज हैं। ठीक है, और पॉपुलेशन के आधार पे बात करें, इंडियाज रैंक इज सेकंड और ओवर द वर्ल्ड, सेकंड नंबर पे आता है इंडिया पॉपुलेशन के आधार पे। देखो कितनी बड़ी जनसंख्या है ना, और अपनी इनकम कितनी है, 1.2% ओनली। देख लीजिए रिसोर्सेज और वांट्स तो देख लीजिए कितने हैं। ठीक है, तो इसके बाद और बात करें ना, और आपको मालूमात चाहिए तो देखो, महाराष्ट्र और यूपी, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन को मिला दिया जाए ना तो यूएसए से ज़्यादा है। क्या है यूएसए अपने सामने, यूएसए है क्या, ये तो बता मेरे को। लेकिन ध्यान रखना, यूएसए इज़ द 3rd मोस्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड। 3rd नंबर के नंबर पे आता है यूएसए का नाम पॉपुलेशन के आधार पे। ठीक है, तो इसके बाद और मालूमात चाहिए आपको तो एवरी 6 पर्सन आर इंडियन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो देखिए काफ़ी सारी चीज़ें, रिसोर्सेज हमारे कितने से हैं और कितने सारे वांट्स हैं। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है एक नेशन को फेस करनी पड़ती है, मैनेज करना पड़ता है वांट्स और सेटिस्फेक्शन मीन्स के। आगे बढ़ते हैं
चौथी परिभाषा की ओर, जिसका नाम है विकास प्रधान परिभाषा, यानी डेवलपमेंट सेंट्रल डेफिनेशन। ठीक है, विकास प्रधान परिभाषा एक ऐसी परिभाषा है जिसको सभी अर्थशास्त्रियों ने स्वीकार किया है। यह परिभाषा प्रोफेसर पॉल सैमुअल्सन द्वारा दी गई है। किसने दी है? जिसमें आर्थिक क्रियाओं के गत्यात्मक विश्लेषण पर बल दिया गया है, यानी आर्थिक क्रियाएं बढ़ती रहनी चाहिए और विकास को प्रेरित करने वाली होनी चाहिए, क्योंकि विकास एक सार्वभौमिक परिभाषा है। इस परिभाषा को इसके सभी अर्थशास्त्रियों ने स्वीकार किया है। इस परिभाषा की किसी भी अर्थशास्त्री द्वारा कोई आलोचना नहीं की गई है। अतः विकास केंद्रीय परिभाषा को देखो सभी मानते हैं कि व्यक्ति, सामाजिक, भौतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में विकास होना चाहिए, विकास की ज़रूरत है। इसके अकॉर्डिंग ये फोर्थ परिभाषा दी गई है और सर्वमान्य है पूरी तरह से। बात करें फिफ्थ डेफिनेशन की, तो फिफ्थ डेफिनेशन है आवश्यकता विहीनता परिभाषा। यह परिभाषा एक भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर जे.के. मेहता द्वारा दी गई है। प्रोफेसर जे.के. मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र व्यक्ति को अपनी आवश्यकताएं क्रमशः कम करने का अध्ययन कराता है, यानी व्यक्ति कैसे अपनी आवश्यकताओं को कम करके विभिन्न आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के प्रयास कर सकता है। प्रोफेसर मेहता के विचार महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित रहे हैं। महात्मा गांधी भी कहते हैं कि सादा जीवन, उच्च विचार, इसके अलावा कोई नाचार। ठीक है, तो वहाँ पर जे.के. मेहता का भी यही विचार है कि भारतीय संस्कृति में जो है आवश्यकताएं बहुत कम होनी चाहिए, अपने जीवन को सादा सिंपल बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जितनी अपनी ज़रूरतें बढ़ेंगी उतनी ही आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। तो विभिन्न आर्थिक समस्याओं के बीच तालमेल बिठाने वाला विषय ही क्या है? अर्थशास्त्र है। किसके अनुसार? प्रोफेसर जे.के. मेहता के अनुसार। चलिए आज हम बात करते हैं बहुत ही खूबसूरत से एक टॉपिक, जिसका नाम है अर्थशास्त्र का क्षेत्र या शाखाएं। अर्थशास्त्र का क्षेत्र या फिर शाखाएं भी इनको बोला जाता है। देखिए क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र मीन्स होता है कि अर्थशास्त्र का जो अध्ययन किया जाता है वो क्राइटेरिया क्या है, यानी अर्थशास्त्र में क्या क्या विशेष चीज़ें हैं जिनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र का मतलब ये होता है कि उसके परिधि में जो भी ज्ञान आता है, यानी उससे जुड़ा हुआ जो भी मैटर है उस क्षेत्र को वो दर्शाता है, उसका अध्ययन। ठीक है, तो आज हम अर्थशास्त्र का क्षेत्र और उसकी शाखाएं पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादातर बोर्ड में लाइक किया जाता है इस टॉपिक को, और 2 नंबर या 4 नंबर में इसका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले बात करें अर्थशास्त्र की क्षेत्रीय शाखाओं का विभाजन किसने किया, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, किसने बांटा। ठीक है, तो उस व्यक्ति का नाम याद रखना, रैगनर फ्रिश। क्या नाम है? रैगनर फ्रिश। इन्होंने क्या है 1933 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र को 2 भागों में बांटा है, 2 शाखाओं में बांटा है। इसका पहला नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा नाम है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो जो शब्द है ये माइक्रो बना है माइक्रोस से, MIKROS, माइक्रोस। माइक्रोस से बना है माइक्रो वर्ड, राइट। माइक्रोस का मतलब होता है कि स्मॉल, स्मॉल यानी छोटा, छोटा यानी छोटा सा भाग। ठीक है, संकुचित भी कह सकते हैं, संकुचित भी यानी छोटा होता है। माइक्रोस कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द। ठीक है, तो माइक्रो बना है माइक्रोस से, जो ग्रीक भाषा का शब्द है। अर्थशास्त्र की दूसरी शाखा यानी सेकंड ब्रांच की बात करें तो सेकंड ब्रांच का नाम है समष्टि अर्थशास्त्र। इसको इंग्लिश में बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो वर्ड की बात करें तो मैक्रो वर्ड का निर्माण हुआ है मैक्रोस से, MAKROS, मैक्रोस, जो कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। मैक्रोस का मीन्स होता है लार्ज, लार्ज यानी कि बड़ा या फिर व्यापक, काफ़ी बड़ा एरिया हो जाता है, ना पूरे देश की बात करो, एक तो अपने अलवर की बात करें, एक पूरे देश की बात करें। अलवर की बात करें तो किस में आ जाती है बात? माइक्रो में। और पूरे भारत की बात करें तो मैक्रो में, है ना। तो मैक्रो यानी काफ़ी बड़ा एरिया। पृथ्वी की बात करें तो माइक्रो, ब्रह्मांड की बात करें तो मैक्रो, एक उत्पादक की बात करें तो माइक्रो, और सभी उत्पादकों की बात करें तो मैक्रो, है ना। इजी समझ गए बच्चों। तो मैक्रो यानी कि लार्ज, बड़ा, व्यापक, यानी बड़े क्षेत्र की बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और छोटे क्षेत्र यानी संकुचित क्षेत्र की बात करेंगे, स्मॉल एरियाज की, तो वो किसकी बात करेंगे अपन? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो 2 कंसेप्ट में डिवाइड किया है इकोनॉमिक्स को। बेहतर स्टडी के लिए, अच्छे अध्ययन के लिए अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि। देखो बच्चों, ये वो टॉपिक है जिसे देखते ही आपको हो जाएगा एक ही नज़र में प्यार नहीं रे, याद हो जाएगा, याद।
ये टॉपिक याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं, लेकर आ रहे हैं आपके सामने एक खूबसूरत सी पिक्चर। ये देखिए, टैन टैन, ये देखिए, ये क्या है? देखो ये सर, ये तो पेड़ है सर। हमें पेड़ क्यों दिखा रहे हो सर? हमने क्या पेड़ नहीं देखा कि सर? देखा होगा बच्चों, लेकिन आज मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको एक जादुई पेड़। ये पेड़ जो है वो इकोनॉमिक्स का पेड़ है। किसका पेड़ है? इकोनॉमिक्स का पेड़ है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का पेड़ सर। सर ये कैसा पेड़ होता है इकोनॉमिक्स का सर? कहाँ मिलता है सर? बच्चों ये कहीं नहीं मिलता, ये अपने आप क्रिएट होता है। देखिए इस पेड़ के बारे में पढ़ते हैं अपन। आज हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र की शाखाएं। अर्थशास्त्र को एज ए पेड़ मान के चलिएगा कि ये एक पेड़ है। ठीक है, ये अर्थशास्त्र का पेड़ है, इकोनॉमिक्स का। इसकी शाखाओं के बारे में पढ़ रहे हैं हम कि अर्थशास्त्र जो पेड़ है ये पेड़ जो है बढ़ता है आगे। तो 1933 में देखो, रैगनर फ्रिश एक व्यक्ति हैं, रैगनर फ्रिश ने बताया कि ये अर्थशास्त्र की जो शाखाएं दो भागों में बढ़ जाती हैं। यानी इस पेड़ की शाखाएं अर्थशास्त्र की दो भागों में बढ़ जाती हैं। पहली शाखा बन जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरी शाखा बन जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो माइक्रो शब्द बना है माइक्रोस से, MIKROS, माइक्रोस। माइक्रोस का मीन्स होता है छोटा, छोटा यानी कि एक संकुचित भाग, सूक्ष्म भाग। ठीक है, तो माइक्रोस से बना है, जो ग्रीक भाषा का वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? छोटा या सूक्ष्म। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में इंडिविजुअल यूनिट यानी व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत इकाई का मतलब ये मान लीजिए कि एक उपभोक्ता का व्यवहार की बात करेंगे। एक उपभोक्ता कितनी मांग करता है, एक उत्पादक कितना उत्पादन करता है पूरे दिन में। ठीक है, एक उत्पादक की लागत कितनी आ रही है, या एक फर्म टोटल कितना उत्पादन कर रही है। तो एक इकाई यानी व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन होता है किसमें? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और इसके अलावा बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को प्राइस थ्योरी यानी कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यानी कीमत का निर्धारण किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, किसी एक वस्तु की कीमत का निर्धारण। ठीक है, इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स में यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग और पूर्ति का भी अध्ययन किया जाता है। डिमांड और सप्लाई की स्टडी की जाती है कि एक उपभोक्ता कितनी मांग कर रहा है, एक उत्पादक कितनी पूर्ति कर रहा है उत्पादन द्वारा वस्तु की। तो उसका भी अध्ययन किस में किया जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अब बढ़ते हैं दूसरी शाखा की ओर, और अर्थशास्त्र की दूसरी शाखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। मैक्रो शब्द बना है मैक्रोस से, MAKROS, मैक्रोस। मैक्रोस का मतलब होता है बड़ा, बड़ा यानी लार्ज। ठीक है, व्यापक। ठीक है बच्चों, मैक्रो की बात करें तो मैक्रो में जो स्टडी की जाती है वो होल इकोनॉमी की जाती है। होल इकोनॉमी यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था की। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किस में होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में। पूरे देश की बात कर रहे हो, पूरे देश की आय कितनी है, पूरे देश में संपूर्ण आय कितनी है, टोटल उत्पादन कितना हो रहा है, टोटल कंजम्पशन कितना हो रहा है पूरे देश में। ठीक है, कुल कितनी बचत की जा रही है पूरे देश में, उसका अध्ययन किस में किया जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में। इसके अलावा बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स को नेशनल इनकम एम्प्लॉयमेंट थ्योरी यानी कि आय व रोजगार का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। किसको? समष्टि अर्थशास्त्र को। यानी इसमें राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया जाता है, रोजगार का स्तर देखा जाता है, इसलिए इसको आय व रोजगार के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। किसको? मैक्रो इकोनॉमिक्स को यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र को। इसके अलावा बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र में यानी मैक्रो में समग्र मांग और समग्र पूर्ति, समग्र मांग और समग्र पूर्ति यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का अध्ययन भी किया जाता है कि पूरे देश की डिमांड कितनी है, पूरे देश में कितनी वस्तु सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, सप्लाई की जा रही है, वो सारी पढ़ा जाता है किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है बच्चों, तो एक उपभोक्ता की बात करें तो माइक्रो, सभी उपभोक्ताओं की बात करें तो मैक्रो, एक उत्पादक की बात करें तो माइक्रो, सभी उत्पादकों की बात करें तो मैक्रो, एक फर्म की बात करें तो माइक्रो, और सभी फर्मों की बात करें तो मैक्रो। है ना इजी? समझिए बच्चों। चलिए देखो, एक और तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। इसके अलावा देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र को दूसरी तरीके से समझे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में जैसे पूरे देश में एक उपभोक्ता है। ठीक है, एक उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा कि एक व्यक्ति कितनी मांग कर रहा है वस्तु सेवाओं की, उसकी ज़रूरतों के लिए कितनी मांग है। ठीक है, या फिर एक उत्पादक मान लो इसको, एक उत्पादक कितना उत्पादन कर रहा है,
कितना खर्चा आ रहा है उसमें, उसकी आय कितनी हो रही है, तो एक व्यक्ति की बात की जाती है पूरे देश में माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, जब एक देश में किसी एक व्यक्ति की बात की जाती है एक देश के अंतर्गत, ठीक है, या एक उत्पादक की बात करें या एक फर्म की बात करें, तो उसका अध्ययन किस में होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात करें समष्टि अर्थशास्त्र में, तो समष्टि अर्थशास्त्र में जितने भी कंज्यूमर है पूरे देश में, जितने भी उपभोक्ता हैं, सभी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण उपभोग को शामिल किया जाता है। या फिर इनको उत्पादक मान लो, सभी उत्पादक जितने भी हैं देश में उत्पादन करने वाले संस्थाएं, फर्में, ठीक है, वो जितना भी टोटल उत्पादन करेंगी उस टोटल प्रोडक्शन का पूरे देश में समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाएगा। या फिर ये जितने भी लोग हैं, जितनी भी आय अर्जित कर रहे हैं, तो सभी लोगों की आय को जोड़ करके राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। तो टोटल प्रोडक्शन, राष्ट्रीय आय, ठीक है, कुल बचत देश में कितनी हो रही है, वो पढ़ी जाती है किसमें, समष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, यह एक उपभोग, सभी उत्पादक ले लो, चाहे सभी उपभोक्ता ले लो, चाहे सभी फर्मों, सभी का व्यवहार का अध्ययन जो होता है वो किसमें किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में। ये दूसरा तरीका था बच्चों समझाने का, आपको समझ में आया होगा। एक व्यक्ति की बात करें तो माइक्रो, सभी की बात करें तो मैक्रो, एक उपभोक्ता की बात करें माइक्रो, सभी उपभोक्ताओं की बात करें मैक्रो, एक उत्पादक की बात करें माइक्रो, सभी उत्पादकों की बात करें मैक्रो, मम्मी की बात करें माइक्रो, माइक्रो नहीं, मम्मी को माइक्रो नहीं बोलने का, नहीं लाफा पड़ेगा, है ना, मम्मी माइक्रो नहीं है। यानी कि सभी फर्में माइक्रो, एक फर्म माइक्रो, सभी फर्में मैक्रो, है ना, क्लियर है। ओके बच्चा, पहली डेफिनेशन, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, वह अर्थशास्त्र जिसमें सूक्ष्म या व्यष्टिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन, कि एक उपभोक्ता कितनी मात्रा में वस्तु खरीदता है, ठीक है, एक उपभोक्ता कहाँ पे संतुलन स्थापित करता है, एक उपभोक्ता की आय क्या है, इसका अध्ययन किसमें होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। एक उत्पादक या एक फर्म का अध्ययन, कि एक उत्पादक कितना उत्पादन कर रहा है, ठीक है, उसकी लागत कितनी आ रही है, ठीक है, उसका रिवेन्यू कितना है, तो वो सारा अध्ययन भी किसमें होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। एक वस्तु की कीमत का अध्ययन, यानी एक गुड्स जो है, एक वस्तु जो है उसकी कीमत कैसे निर्धारित की जाएगी बाजार में, उसका भी अध्ययन जो किया जाता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है, उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इसका स्वरूप सरल माना जाता है। सरल क्योंकि हो जाए, क्योंकि इसका क्षेत्र छोटा सा है, एक व्यक्ति का आप आसानी से अध्ययन कर सकते हो, इसलिए स्वरूप कैसा हो जाता है उसका, सरल हो जाता है। कैसा हो जाता है, सरल। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करें दूसरे पार्ट की, जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए, वह अर्थशास्त्र जिसमें संपूर्ण या समष्टिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे बात करें राष्ट्रीय आय, यानी पूरे देश की इनकम, पूरे देश की इनकम किस में आएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, समष्टि अर्थशास्त्र में, क्योंकि यहाँ पे पूरे देश की बात हो रही है। एक व्यक्ति बचत कर रहा है तो माइक्रो में, यहाँ पे कुल बचत की बात आ रही है, पूरे देश की बचत की बात आ रही है, तो किस में पढ़ते हैं अपन, समष्टि अर्थशास्त्र में। कुल उपभोग, यानी जितने भी कंज्यूमर है टोटल देश में, वो कितना कंजम्पशन करते हैं, कितना उपभोग करते हैं वस्तु सेवाओं का, उसका भी अध्ययन किस में किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, कुल उत्पादन, समस्त उत्पादक जितने भी हैं देश के, वो टोटल प्रोडक्शन कितना करते हैं कंट्री में, वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में उसको देखा जाता है। आदि का अध्ययन उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, यानी इन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय, कुल बचत, कुल उपभोग, कुल उत्पादन, यानी टोटल की बात करें तो वो सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है। इसका स्वरूप क्षेत्र व्यापक होने के कारण जटिल माना जाता है, यानी क्षेत्र काफ़ी व्यापक है इसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्षेत्र, इसलिए स्वरूप भी थोड़ा इसका क्या हो जाता है, जटिल हो जाता है। जटिल का मतलब क्या है कि राष्ट्रीय आय की गणना करना काफ़ी कठिन कार्य है, पूरे देश की इनकम का अनुमान लगाना, टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, टोटल कंजम्पशन कितना हो रहा है, बहुत कठिन काम होता है इसका अनुमान लगाना, थोड़ी सी जटिल हो जाती है क्रियाएं, क्योंकि पूरे देश में इसको लागू किया जाता है, पूरे देश का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसका स्वरूप थोड़ा जटिल माना जाता है। किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं हम व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, यानी दोनों में डिफरेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मैंने पहले ही बता दिया आपको, 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन। 2 डिफरेंस यानी 2 अंतर आ जाते हैं या 4 अंतर पूछ लिए जाते हैं माइक्रो मैक्रो में। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है बोर्ड के अनुरूप। तो हम देखेंगे दोनों में अंतर का आधार लिया है हमने। उसके बाद व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, पहला अंतर है अर्थ के आधार पे, यानी अर्थ डेफिनेशन के आधार पे सिंपल अर्थ लेंगे। तो पहले पढ़ते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। वह अर्थशास्त्र जिसमें सूक्ष्म या व्यष्टिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है
उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। व्यष्टिगत यानी सूक्ष्म छोटी इकाई का, जैसे एक कंज्यूमर का अध्ययन कर रहे हो, एक उत्पादक का अध्ययन कर रहे हो, एक फर्म का अध्ययन कर रहे हो, तो वो किस में आता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र जिसमें संपूर्ण या समष्टि इकाई का अध्ययन किया जाता है, जैसे पूरे देश की राष्ट्रीय आय गणना करनी हो, कुल उत्पादन का पता करना हो, कुल बचत जाननी हो, तो वो अध्ययन किस में होता है? समष्टि अर्थशास्त्र में। स्वरूप की बात करें, व्यष्टि अर्थशास्त्र का स्वरूप कैसा होता है? सरल माना जाता है। क्यों? क्योंकि क्षेत्र इसका छोटा होता है, इसके कारण स्वरूप भी कैसा हो जाता है? सरल। समष्टि अर्थशास्त्र का स्वरूप कैसा होता है? जटिल। किसके कारण? क्षेत्र के बड़े होने के कारण। तीसरा अंतर देखते हैं अपन कीमत के आधार पे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जाता है। एक वस्तु, ठीक है, एक वस्तु की कीमत का निर्धारण किसमें होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत का अध्ययन किया जाता है। सामान्य कीमत जनरल प्राइस, जनरल प्राइस पूरे देश में एवरेज प्राइस कितना है वो जनरल प्राइस माना जाता है, तो उसी का अध्ययन किसमें होता है? समष्टि अर्थशास्त्र में। इसके बाद चौथे नंबर का अंतर है अन्य नाम, यानी अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसमें वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है, इसलिए कीमत का सिद्धांत जो होता है किसको कहा जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र को। इसे आय व रोजगार का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र को आय व रोजगार का सिद्धांत नाम दिया गया है, जिसमें आय का निर्धारण भी किया जाता है और रोजगार का अनुमान भी लगाया जाता है, पूरे देश में आय और रोजगार का स्तर क्या है। ठीक है, तो आय व रोजगार का सिद्धांत के नाम से भी समष्टि अर्थशास्त्र को जाना जाता है। इसके बाद फिफ्थ डिफरेंस है उपकरण के आधार पर। उपकरण के आधार पर बात करें तो व्यष्टि में बात करें, इसके अंतर्गत उपभोक्ता की मांग तथा उत्पादक की पूर्ति का अध्ययन किया जाता है, यानी डिमांड और सप्लाई का अध्ययन किया जाता है किसमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसके अंतर्गत संपूर्ण मांग तथा संपूर्ण पूर्ति का अध्ययन किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पढ़ी जाती है किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स में, समष्टि अर्थशास्त्र में। और लास्ट अंतर अपन देखते हैं उदाहरण के आधार पर। तो एक उपभोक्ता की मांग, एक उत्पादक या एक फर्म का अध्ययन किसमें किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल बचत, कुल उपभोग आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, जिसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक इकोनॉमिक्स का और भी मज़ेदार टॉपिक, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था की मुख्य केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था की सेंट्रल प्रॉब्लम्स मानी जाती हैं, और अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को पढ़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपको अर्थव्यवस्थाओं के बारे में पता होना। तो देखिए, विभिन्न प्रकार की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, अपन ने 11th में पढ़ी थी 3 प्रकार की, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो उसके अकॉर्डिंग जो होती है सभी जो इकोनॉमियाँ हैं, समाजवादी हो चाहे पूंजीवादी हो चाहे मिश्रित हो, सभी को जो है कुछ आर्थिक परेशानियाँ यानी कि कुछ केंद्रीय समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं, उनका सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए अपन बेसिक देख लेते हैं, ब्रीफली इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अर्थव्यवस्थाओं के कि कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। देखिए, पहले राजा होता था। कौन होता था? राजा होता था, राज्य करता था पूरे राज्य पर, और पूरा नियंत्रण राजा का ही होता था। जो भी वस्तु बनाएगा जनता के लिए, जैसी सेवाएं प्रदान करेगा, कब करेगा, किसको नहीं करेगा, वो सारा डिसाइड करता था राजा। तो जहाँ पे राजा की भूमिका मेन होती थी, तो वहाँ पे पूरा इकोनॉमी पे कंट्रोल किसका होता था? राजा का ही होता था। तो इस समय बात करें तो इस समय वो राजा एक तरह से गवर्नमेंट है, जहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है वो एक राजा का रोल प्ले कर रही है, यानी जनता के लिए जो भी बनाएगी, जैसा भी बनाएगी, जिस मूल्य पर भी बनाएगी, जितनी मात्रा में बनाएगी, वो सारा गवर्नमेंट तय करेगी। तो उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था, या फिर इसका दूसरा नाम है सरकारी अर्थव्यवस्था, यानी गवर्नमेंट इकोनॉमी के नाम से भी इसको जाना जाता है, जहाँ पर पूरी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। किसका होता है? गवर्नमेंट का। दूसरी ओर देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट को आप भूल जाइए, राजा को भूल जाइए, यहाँ पे सामान्य जनता है, आप लोग हम लोग जैसी। तो आप लोग हम लोग को ही तय करना है कि अपनी आवश्यकताओं को हम कैसे पूरा करें, कौन सी वस्तु सेवाएं बनाएं एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, है ना, कौन सी सेवाओं का निर्माण करें, कैसे गुड्स बनाएं, क्या कीमत रखें, तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर तय करेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट है नहीं।
तो जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं होती, प्राइवेट सेक्टर तय करता है, सभी डिसीजंस, इकोनॉमिकली डिसीजंस प्राइवेट सेक्टर द्वारा लिए जाते हैं, तो वो अर्थव्यवस्था कहलाती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसका दूसरा नाम भी है निजी अर्थव्यवस्था, यानी प्राइवेट सेक्टर है, ये मान के चलना, जो भी उत्पादन करना है, वितरण करना है, विनिमय करना है, ठीक है, वो सारा कौन करेगा? निजी क्षेत्र करेगा। उस अर्थव्यवस्था कहते हैं पूंजीवादी या फिर निजी अर्थव्यवस्था। अब देखिए तीसरी में क्या होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट भी होती है और प्राइवेट सेक्टर भी होता है, यानी एक राजा की भूमिका में सरकार भी होती है जो विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण क्रियाओं से, आर्थिक क्रियाओं से जुड़े निर्णय लेती है, और प्राइवेट सेक्टर भी अपना इन्वेस्टमेंट करता है, प्रोडक्शन करता है, सेविंग करता है ना, ये एम्प्लॉयमेंट देता है, ग्रो कराता है इकोनॉमी को। तो दोनों का रोल यहाँ पे कंबाइंड होता है, मिश्रण होता है एक तरह से। तो मिश्रण होता है तो अर्थव्यवस्था कैसी हो जाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी किसको कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र दोनों की भूमिका पाई जाती है, तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होते हैं? गवर्नमेंट भी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है और निजी क्षेत्र द्वारा अपने हित में या अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग निर्णय लिया जाता है। चलिए अब हम देखेंगे तीनों ही अर्थव्यवस्थाओं में, अपन ने समाजवादी के उदाहरण देखा था 11th में, जिसमें चीन, हंगरी और रूस आता था, है ना। इस पूंजीवादी में देखते हैं सारे विकसित देश आते हैं, जितनी भी डेवलप कंट्रियाँ हैं, जैसे अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जितनी भी डेवलप टॉप की कंट्रियाँ हैं, वो सारी किसके उदाहरण है? पूंजीवादी के। प्राइवेट सेक्टर की वजह से वो ग्रो करी हैं आजकल, ठीक है। मिश्रित में देखा जाता है अपनी भारत की अर्थव्यवस्था, यानी भारत की अर्थव्यवस्था इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यहाँ पे गवर्नमेंट भी होती है जो महत्वपूर्ण डिसीजंस लेती है, और प्राइवेट सेक्टर भी होता है जो इन्वेस्टमेंट भी करता है, एम्प्लॉयमेंट भी देता है, प्रोडक्शन भी करता है, तो इस तरह से जो है मिक्सड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों का रोल देखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि कोर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। इन तीनों इकोनॉमियों को जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं, आर्थिक केंद्रीय समस्याएं, वो कौन कौन सी फेस करनी पड़ती है। देखो बच्चों, अभी हमने 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पढ़ी थी, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो उन तीनों अर्थव्यवस्थाओं के अकॉर्डिंग, यानी तीनों ही अर्थव्यवस्थाओं को जो है अपनी अपनी इकोनॉमी में जो होती है 3 मुख्य केंद्रीय समस्याएं फेस करनी पड़ती है, जिनका सामना करना पड़ता है, जिसको कहते हैं अपन अर्थव्यवस्था की प्रमुख आर्थिक समस्याएं या फिर केंद्रीय समस्याएं। कितनी होती हैं? 3। पहली होती है क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कौन सी वस्तु सेवा बनाई जाए अपने लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए। दूसरी प्रॉब्लम है उत्पादन कैसे किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कैसे उत्पादन करें, कौन से तरीके से उत्पादन करें, ठीक है, वो देखी जाती है सेकंड प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम आती है इनके सामने, इकोनॉमी के सामने, उत्पादन किसके लिए किया जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए प्रोडक्शन करें, किसके लिए वस्तु सेवाएं बनाएं, किस वर्ग के लिए बनाएं, तो वो सारी तीसरी प्रॉब्लम में देखी जाती है। चलिए पढ़ते हैं इनको 1 बाय 1। देखिए क्या उत्पादन किया जाए, ये जो प्रॉब्लम मानी जाती है, ये कोर प्रॉब्लम मानी जाती है चयन से संबंधित। इसमें यानी इकोनॉमी को सिलेक्शन करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है कि कौन से गुड्स बनाएं, कंज्यूमर गुड्स बनाएं या उत्पादक गुड्स बनाएं, या फिर विलासिता वाली आरामदायक वस्तुएं बनाएं, या फिर सेवाएं बनाएं। जैसे उपभोक्ता वस्तुएं भी चाहिए, दूध, दही, मक्खन, चाय, कॉफ़ी, इन चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट्स रहती है जनता को। उत्पादक वस्तुएं भी चाहिए होती है, मशीनें, ट्रैक्टर है, उपकरण है, जेसीबी है, हार्वेस्टर मशीन है, ये भी क्या है, कंज्यूमर गुड्स को बनाने में काम आती है, तो इनका भी प्रोडक्शन किया जा सकता है। या फिर अपन आरामदायक कार, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन चीज़ों को बनाएं। जैसे इस समय गर्मियों का मौसम में रेफ्रिजरेटर की मांग बढ़ेगी, एसी की डिमांड बढ़ेगी, तो ये चीज़ें भी चाहिएंगी पब्लिक को, तो इन चीज़ों का डिसीजन लें। या फिर सर्विसेज जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, परिवहन आदि की सेवाओं का विकास करें, ठीक है। या फिर अपन देखें देश की सुरक्षा के लिए, यानी कि गन्स वगैरह बनाएं, बॉम्ब वगैरह बनाएं, मिसाइल्स बनाएं, तो वो सारा क्या है, हर इकोनॉमी को ये अपने लिए प्रॉब्लम रहती है कि कौन से गुड सर्विसेज का प्रोडक्शन करे, वस्तु का निर्माण करे, सेवा का निर्माण कर ले। तो क्या उत्पादन किया जाए, किससे जुड़ी प्रॉब्लम है, चॉइस से या फिर सिलेक्शन से। सेकंड प्रॉब्लम देखिए, उत्पादन कैसे किया जाए, यानी कैसे गुड्स बनाएं, यार बनाएं कैसे, दोनों हाथों से बनाएं कैसे, हम कोई मिट्टी का घर थोड़ी बनाना है, तो इसमें टेक्निक तय की जाती है, यानी तरीका देखा जाता है। तो तरीके 2 होते हैं, श्रम प्रधान और पूंजी प्रधान। श्रम प्रधान में क्या होता है कि श्रम की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि लेबर को ज़्यादा काम में लिया जाता है और मशीनों को कम काम में लिया जाता है। तो जहाँ पे लेबर ज़्यादा यूज में ली जाती है और मशीनें कम काम में ली जाती है, उसे कहते हैं श्रम प्रधान तकनीक, ठीक है। दूसरी टेक्निक होती है पूंजी प्रधान। पूंजी प्रधान में क्या होता है, पूंजीगत वस्तुओं का, जैसे मशीनों का, उपकरण का, नई नई हायर टेक्निक जो होती हैं हायर की जाती हैं विदेशी कंपनियों से, तो वहाँ से उनका ज़्यादा यूज किया जाता है पूंजीगत प्रधान तकनीक में, ठीक है। तो टेक्निक में क्या किया जाता है, श्रम प्रधान या पूंजी प्रधान, दोनों में से टेक्निक चुनी जाती है कि कौन सी टेक्निक से अपन वस्तु सेवाओं का निर्माण करेंगे।
इसके अलावा दोनों का भी जो है सम्मिश्रण किया जाता है, दोनों तकनीकों का भी जो है निश्चित उपयोग किया जाता है, यानी मशीनें चलाने के लिए भी लेबर की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ दोनों तकनीकों का भी क्या होता है, उपयोग होता है एक निश्चित अनुपात में। चलिए तीसरी प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। तीसरी अर्थव्यवस्था की प्रमुख आर्थिक समस्या है उत्पादन किसके लिए किया जाए, यानी किसके लिए उत्पादन करें अपन, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये जो प्रॉब्लम मानी जाती है ये वितरण की मानी जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी किसको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो यहाँ पे देखिए वर्ग बन जाते हैं, धनी वर्ग के लिए या फिर निर्धन वर्ग के लिए, यानी धनी वर्ग को वस्तु सेवाएं उपलब्ध कराएं या फिर निर्धन वर्ग को उपलब्ध कराएं। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु सेवाओं का वितरण चयन किया जाता है कि किस वर्ग के लिए किया जाए, किस वर्ग को जो है वस्तु सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इनकी डेफिनेशंस वन बाई वन। देखिए पहली अपनी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या थी क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस। इसकी डेफिनेशन देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था की पहली मुख्य समस्या लोगों के लिए क्या उत्पादन किया जाए की मानी जाती है, जिसका सीधा संबंध किससे होता है, चयन से होता है, चयन से यानी कि चॉइस से होता है। ठीक है, क्या उत्पादन किया जाए किसका संबंध होता है, चयन से होता है। ठीक है, चयन से होता है। इसके अंतर्गत एक अर्थव्यवस्था को किसी वस्तुओं, विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का निर्णय करना होता है, जिसमें उपभोक्ता वस्तुओं, उत्पादक वस्तुओं, विलासिता या फिर आरामदायक वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन का निर्णय लिया जा सकता है। यानी जो भी वस्तु की रिक्वायरमेंट्स है, आवश्यकता है, उस वस्तु के उत्पादन का यहाँ पे इकोनॉमी क्या करेगी, डिसीजन लेगी अपनी व्यवस्था के अनुसार। चलिए सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम इज उत्पादन कैसे किया जाए, यानी कि हाउ टू प्रोड्यूस। ये प्रॉब्लम देखी थी अपने टेक्निक से जुड़ी हुई, यानी उत्पादन कैसे करें, कौन से तरीके से करें। देखिए डेफिनेशन, किसी भी अर्थव्यवस्था की यह दूसरी मुख्य समस्या मानी जाती है, जिसका सीधा संबंध उपयुक्त तकनीक से माना जाता है। यानी टेक्निक, इसमें टेक्निक चुनी जाती है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक यानी श्रम प्रधान तकनीक का यूज करें या फिर पूंजी प्रधान का, यानी श्रमिकों को ज़्यादा काम पे लगाएं या फिर मशीनों का ज़्यादा यूज करें। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था को वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु दो तकनीकों के उचित उपयोग का निर्धारण करना होता है कि दोनों तकनीकों को यूज करें तो किस रेशियो में करें, किस मात्रा में करें, लेबर कितनी होनी चाहिए, मशीनें कितनी होनी चाहिए, कितने कार्य घंटे होने चाहिए मशीनों के, ये सारा तय करना पड़ता है। यहाँ उत्पादन की मुख्यतः दो तकनीकें होती हैं, पहली श्रम प्रधान तकनीक और दूसरी पूंजी प्रधान तकनीक। ठीक है बच्चों, चलिए जहाँ श्रम प्रधान तकनीक में श्रमिक वर्ग का उत्पादन में अधिक उपयोग किया जाता है तथा पूंजीगत यानी कि मशीन व उपकरण आदि का कम उपयोग किया जाता है। कौन सी तकनीक में, श्रम प्रधान तकनीक में लेबर ज़्यादा यूज में ली जाती है, मशीन कम यूज में ली जाती है। पूंजी प्रधान तकनीक यानी पूंजी की प्रधानता ज़्यादा है, यानी कि मशीनों को ज़्यादा यूज में लिया जाएगा। पूंजी प्रधान तकनीक में मशीनों और उपकरणों का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, अधिक उपयोग किया जाता है तथा श्रमिक वर्ग का उपयोग कम किया जाता है। कौन सी तकनीक में, पूंजी प्रधान तकनीक में। चलिए तीसरी आर्थिक समस्या देखिए, केंद्रीय समस्या मानी जाती है अर्थव्यवस्था के सामने, उत्पादन किसके लिए किया जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस। यह अर्थव्यवस्था की तीसरी प्रमुख आर्थिक समस्या मानी जाती है, जिसका संबंध वितरण से है, डिस्ट्रीब्यूशन से माना जाता है कि कौन से वर्ग को वस्तु सेवाएं उपलब्ध कराएं, डिस्ट्रीब्यूट करें। इसके अंतर्गत वस्तु व सेवाओं के वितरण हेतु समाज के धनी व निर्धन वर्ग का निर्धारण करना होता है कि धनी वर्ग की वस्तु सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं या फिर निर्धन वर्ग के लिए उसी वर्ग को वस्तु सेवाओं का वितरण किया जाता है, जिसको अपन को डिसाइड करना है कि कौन से वर्ग के लिए अपनी वस्तु सेवाएं बनी हैं। अब देखिए तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पड़ी थी और तीन ही अपन ने केंद्रीय समस्याएं देखी थी विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के सामने। अब देखेंगे कि विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं जो होती है, जिसमें अपन ने देखी थी समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये तीनों अर्थव्यवस्थाएं जो होती हैं, इन तीनों मुख्य समस्याओं का सामना कैसे करती, कैसे डिसीजन लेती हैं इन समस्याओं के लिए। तो आर्थिक समस्याओं का विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में समाधान। ठीक है, यहाँ पे अपन ने समस्या लिखी है जिसमें तीन समस्याएं, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए किया जाए, यानी वितरण से जुड़ी है। ठीक है, यहाँ पे फिर पहली लिए अपन ने पूंजीवादी, दूसरी समाजवादी और तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। पहली केंद्रीय समस्या है क्या उत्पादन करें। तो देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है, निजी अर्थव्यवस्था, उसमें कीमत व लाभ के अनुसार निर्णय लिया जाता है कि कौन सी वस्तु सेवा बनाई जाएगी। ठीक है, जिस वस्तु की कीमत ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है और जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है, उस वस्तु का डिसीजन यहाँ पे लिया जाता है। यानी उसी वस्तु को बनाया जाएगा जिसकी कीमत भी हाई हो और मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, तो उसी गुड सर्विसेज को यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा। कौन सी इकोनॉमी में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में।
समाजवादी देखिए सामाजिक आर्थिक कल्याण को ध्यान में रखकर, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होती है जहाँ पे गवर्नमेंट होती है वो समाज के कल्याण को ध्यान में रखेगी कि कौन सी वस्तु की आवश्यकता है समाज को, कौन से वर्ग को आवश्यकता है, किस मूल्य पर वस्तु सेवा ले सकता है अपने समाज के लोग, उस मूल्य पर जो है वस्तु सेवा उपलब्ध कराई जाएगी और उसी वस्तु सेवा का निर्माण किया जाएगा। किसमें? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उचित संतुलन द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि जो भी वस्तु की आवश्यकता है, कौन सी वस्तु गुड्स चाहिए, सर्विसेज चाहिए, सर्विसेज में कौन सी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि भारत में गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, तो तालमेल बिठाया जाता है दोनों के द्वारा कि अपनी अर्थव्यवस्था में कैसे तालमेल बना रहे। तो जैसी भी गुड्स सर्विसेज की रिक्वायरमेंट रहती है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट भी डिसीजन लेती है, महत्वपूर्ण डिसीजन, और प्राइवेट सेक्टर भी डिसीजन लेता है। सेकेंड देखिए उत्पादन, कैसे उत्पादन करें, यानी उत्पादन कैसे किया जाए, दूसरी समस्या थी। और पूंजीवादी क्या करती है, जिसमें मिनिमम कॉस्ट आती है, यानी कि न्यूनतम लागत जिस तकनीक में आएगी, चाहे श्रम प्रधान हो चाहे पूंजी प्रधान, उस तकनीक का ज़्यादा उपयोग में जाता है। किसके द्वारा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के द्वारा। यानी बड़ी बड़ी कंट्रियाँ जो होती हैं वो चाहती हैं कि मिनिमम कॉस्ट आए और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो। उसके लिए चाहे लेबर का यूज करना पड़े, चाहे कैपिटलिस्ट का यानी मशीनों का यूज करना पड़े, तो जो भी उपयुक्त रहेगी न्यूनतम लागत देने वाली टेक्निक उसको ज़्यादा यूज में लिया जाता है। मोस्टली यहाँ पे जो होता है वो पूंजी प्रधान तकनीकों को अपनाया जाता है, मशीनों का ज़्यादा यूज किया जाता है और जिससे प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाता है, प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होते हैं, डिज़ाइंस कॉस्ट भी मिनिमम आती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। समाजवादी में गवर्नमेंट क्या करती है, समाज के अनुकूल जो तकनीक होगी, यानी समाज को भी जो है एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा जा सके, रोजगार दिया जा सके और उत्पादन भी से भी आवश्यकताएं पूरी की जा सके उनकी, ठीक है, उस टेक्निक का यूज करके जो है सिलेक्शन किया जाएगा। तो लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है तो लेबर जो होती है ज़्यादा यूज में ली जाती है ताकि यहाँ पे लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया जा सके। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उपयुक्तता के आधार पे जो उपयुक्त लगेगा, चाहे श्रम प्रदान की आवश्यकता है तो श्रमिकों का यूज किया जाएगा, और पूंजी की आवश्यकता है, मशीनों की आवश्यकता है ज़्यादा उत्पादन करने के लिए, नए तरीके के उत्पादन करने के लिए, तो वहाँ पे मशीनों को भी काम में लिया जाता है। कौन सी अर्थव्यवस्था में? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों क्या करती हैं, उपयुक्त तालमेल द्वारा जो है अपनी टेक्निक का निर्धारण करती हैं। तीसरी केंद्रीय समस्या थी किसको वितरण करें, यानी किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या कहा जाता है कि उत्पादन में योगदाता को, यानी जो उत्पादन में योग देगा यानी भूमिका निभाएगा उसके लिए प्रोडक्शन करेगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का स्तर, ठीक है। यानी यहाँ पे जो व्यक्ति उत्पादन को बढ़ाएगा यानी परचेज करेगा, क्रय करेगा, जैसे रिच मैन है, रिच मैन ज़्यादा परचेज करते हैं, ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या करेगी, जो धनी वर्ग है उसके लिए ज़्यादा उत्पादन करेगी। इसके बाद समाजवादी में गवर्नमेंट अधिकतम कल्याण को ध्यान में रखेगी कि गरीब वर्ग को ज़्यादा ध्यान में रखती है गवर्नमेंट, गरीब वर्ग का शोषण नहीं होना चाहिए, उनको उचित मूल्य पर वस्तुएं मिलनी चाहिए, राशन वगैरह मिलना चाहिए राशन प्रणाली से, है ना, राशन कार्ड जारी किए जाते हैं, गेहूँ 2 रुपये किलो दिए जाते हैं, ठीक है। इस तरह की व्यवस्था करेगी समाज में क्योंकि समाज कल्याण उसका उद्देश्य माना जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उचित संतुलन देखा जाता है, तालमेल बिठाया जाता है। अगर पूंजीवादी ज़्यादा महंगी प्रोडक्ट्स बना रही है तो समाजवादी यानी गवर्नमेंट जो होगी यहाँ पे वो क्या करेगी, गरीब वर्ग के अकॉर्डिंग वस्तु सेवाएं उपलब्ध कराएंगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी। तो उचित तालमेल द्वारा यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट क्या करते हैं, आपस में तालमेल बिठा करके निर्णय लेते हैं कि किसको वितरण करना है। देखिए बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक जिसका नाम है अवसर लागत। अवसर लागत एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही मज़ेदार है, हर व्यक्ति इसको फेस करता है। देखते हैं इसको एक पिक्चर से समझते हैं ना, अपन समझेंगे, पढ़ेंगे नहीं। इतिहास गवाह है, बुक हमेशा भरी हुई है लेकिन दिमाग अभी खाली है। अपन को दिमाग भरना है, बुक नहीं पढ़नी है ना, तो नोट्स भी तो बन जाएंगे लेकिन अपन जितना ज़्यादा समझेंगे वो बेटर रहेगा। तो देखिए मैं लेकर सर ये तो आइसक्रीम है सर, ये चॉकलेट है सर आप हमें चिढ़ा रहे हो सर, एक तो हम ऐसे लॉकडाउन में घर में बंद है सर, ऊपर से आप हमें आइसक्रीम दिखा रहे हो सर। बच्चों मैं आपको आइसक्रीम दिखा नहीं रहा, टॉपिक ही ऐसा, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ ना आप, टॉपिक ही ऐसा है इस समय। ये पहले चैप्टर का यही टॉपिक बचा है आइसक्रीम वाला ही, अब मैं सोचा आइसक्रीम लेके चलते हैं। ठीक है सर, चलो खा नहीं सकते तो देख ही लेंगे। हाँ बच्चों देखो, ये
टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं अवसर लागत। ये वो लागत है, देखिए हर कोई वहन करता है इसको, जाने अनजाने में हर किसी को ये लागत वहन करनी पड़ती है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता कि इस तरह की कॉस्ट भी हम पे करते हैं, यानी वहन करते हैं लागत। देखो ये लागत कैसी है, मान लो आपके सामने 2 ऑफ़र है, पहला है आइसक्रीम का, दूसरा चॉकलेट का। मैं कहूँ आपसे इस समय चॉकलेट खा लो बच्चों, नहीं सर हम तो आइसक्रीम खाएंगे सर, गर्मी का मौसम है सर, गर्मी लग रही है, हमें गर्म नहीं होना ना, हमें ठंडा ठंडा चाहिए, तो आइसक्रीम आप पसंद करोगे। आइसक्रीम को आपने यस किया, नो किसको किया, चॉकलेट को। तो आइसक्रीम को पाने के लिए जिस चीज़ को आपने छोड़ा है ना, या जिसका त्याग किया है, वो त्यागी गई इकाई या वस्तु, उसको पाने की अवसर लागत है। ध्यान से समझना बच्चा, जो चीज़ अपन ले रहे हैं ना, उसके लिए जो चीज़ अपन छोड़ने के लिए तैयार है कि ये लेंगे सर, हम ये नहीं लेंगे, आइसक्रीम लेंगे सर, चॉकलेट नहीं चाहिए सर, बर्गर खाना है सर, पिज़्ज़ा नहीं खाना सर, या चाउमीन खानी है सर, पाव भाजी नहीं खानी। तो जो चीज़ पाने के लिए जो चीज़ छोड़ रहे हैं अपन, उसकी आइसक्रीम की अवसर लागत क्या है, चॉकलेट। कि आइसक्रीम पाने के लिए आपने किसका त्याग किया है, चॉकलेट का त्याग किया है। समझ में आया बच्चों। तो एक और देखिए, जैसे मान लो आप अरिहंत क्लासेस से पढ़ने के बाद आपके जॉब का ऑफ़र आता है, मान लीजिए कोर्सेज़ करने के बाद एक जॉब आ रही है आपके लिए 5 लाख की पैकेज वाली, एक जॉब का ऑफ़र है आपके पास 350 यानी 3,50,000 की जॉब का। ये तो डेफिनेटली तय है आप पहली वाली जॉब को यस करोगे, जिसमें 5 लाख का पैकेज मिल रहा है, लेकिन आपने छोड़ दी कौन सी, 3,50,000 वाले पैकेज की जॉब को आपने छोड़ दिया। तो जिस जॉब को आपने त्यागा है, तो वो 5 लाख वाली जॉब की अवसर लागत है ना। तो 5 लाख वाली जॉब आपने ली क्योंकि इसमें पैकेज ज़्यादा मिल रहा था आपको, लेकिन आपने त्याग भी तो किया है। त्याग का मतलब आपने छोड़ी है, तो ये जो छोड़ी है आपने, ये त्यागी गई मात्रा, इसकी अवसर लागत मानी जाती है, जिसको अपन ने प्राप्त किया है। या दूसरी तरह से देख लीजिए तीसरा एग्जाम्पल, एक किसान है, उसको लगता है कि इस समय गेहूं का मूल्य बाज़ार में अच्छा मिलेगा, तो वो अपने खेतों में गेहूं का उत्पादन करता है और चावल का उत्पादन नहीं करता। तो गेहूं के उत्पादन को प्राप्त करने के लिए उसने छोड़ दिया किसका उत्पादन, चावल का, राइस का प्रोडक्शन करना बंद कर दिया। तो गेहूं को प्राप्त करने की अवसर लागत क्या है, चावल। ठीक है, तो जो चीज़ अपन प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए जिसका त्याग किया जा रहा है, वो त्यागी गई इकाई, उसकी अवसर लागत कही जाती है। आई होप आपको समझ में आया हो बच्चों। चलिए पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को। देखिए, अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसी एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की छोड़ी गई या त्यागी गई मात्रा उस वस्तु की अवसर लागत कहलाती है। जैसे गेहूं की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए उत्पादक द्वारा चावल की मात्रा का त्याग करना गेहूं के लिए अवसर लागत है। यानी अपन ने देखा था किसान जो है गेहूं का उत्पादन करता है और चावल का उत्पादन नहीं करता, या ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करने के लिए चावल का कम उत्पादन करता है। तो गेहूं को प्राप्त करने के लिए जो उसने चावल छोड़े, तो गेहूं की अवसर लागत क्या है, चावल का उत्पादन। ऐसे ही देखिए एक और टॉपिक है, इसमें छोटा सा डेफिनेशन देख लीजिए, सीमांत अवसर लागत। इस तरह ये टॉपिक भी, जब किसी वस्तु की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी मात्रा का त्याग किया जाता है उसे सीमांत अवसर लागत कहा जाता है। जैसे गेहूं का 1 क्विंटल उत्पादन बढ़ाने के लिए चावल की मात्रा को 2 या 3 क्विंटल तक कम करना उसकी सीमांत अवसर लागत कहलाती है। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए किसान 1 क्विंटल गेहूं उगाने के लिए 4 क्विंटल चावल के उत्पादन पर ध्यान नहीं देता है, फोकस नहीं करता। यानी कि 1 क्विंटल गेहूं अगर हो जाते हैं और चावल 4 क्विंटल होंगे, तो उससे ज़्यादा मूल्य मिलेगा गेहूं का मूल्य उससे ज़्यादा मिलेगा। तो किसान क्या करेगा, गेहूं का उत्पादन करेगा और चावल का उत्पादन बिल्कुल नहीं करेगा। तो गेहूं का 1 क्विंटल उत्पादन प्राप्त करने के लिए, यानी अतिरिक्त उसने कितना छोड़ा, चावल का 4 क्विंटल उत्पादन छोड़ा। तो गेहूं के 1 क्विंटल उत्पादन की सीमांत लागत कितनी है, 4 क्विंटल चावल। इसका डेफिनेशन भी कह सकते हैं, इसको एक्स गुड्स मान सकते हैं, इसको वाई। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या होगा, 4
y/1x, ये इसकी सीमांत अवसर लागत यानी कि मार्जिनल कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानी जाती है। ठीक है बच्चों। उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC। अब इसमें क्या होता है कि देखिए उत्पादन की संभावना लगाई जाती है कि भाई मेरे पास जितने भी साधन है, तरीका है उत्पादन करने का, तो उससे कितना उत्पादन हो सकता है। पहला मैं देखता हूँ अपने पास रिसोर्सेज है, उसके बाद तरीका भी है मेरे पास। रिसोर्सेज में मटेरियल है, मशीन है, कैपिटल है, लेबर, ये सारे रिसोर्सेज है। टेक्निक में मेरे पास लेबर है, कैपिटल टेक्निक्स है, और भी मेथड्स हैं प्रोड्यूस करने के। तो इन दोनों के सहयोग से या संयोग से जो भी प्रोडक्शन हो पाएगा, पॉसिबिलिटी होगी प्रोडक्शन की, उसको कहेंगे उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना सेट। ठीक है, उत्पादन की संभावना को दर्शाने वाला। जैसे मान लीजिए एक किसान है, किसान के पास मान लीजिए, तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं इसकी उत्पादन संभावना वक्र की। देखिए बच्चों, ये टॉपिक अपना उत्पादन संभावना सेट या वक्र भी बोला जाता है इसको। देखिए, एक अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधन एवं तकनीकी ज्ञान के संयोग से जो उत्पादन की मात्रा प्राप्त होती है, उसे दर्शाने वाले सेट को उत्पादन संभावना सेट कहा जाता है। यानी कि एक किसान के पास जितने भी साधन होते हैं उत्पादन की, जैसे खाद बीज है, भूमि है ना, लेबर है, इसके अलावा तरीका है, टेक्निक भी है, उससे जितना भी उत्पादन संभावना होगा कि भाई मेरा इतना कुंटल गेहूँ उत्पादन होगा अब की बार, या इतने चावल उत्पादित होंगे इस साल मेरे, तो वो जो संभावना बताता है उसको उत्पादन संभावना सेट कहते हैं। उत्पादन की संभावना को जिस वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है। यानी जितना भी कुंटल उत्पादन हो रहा है तो उसको डायग्राम में शो करना उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। यहाँ पर दो वस्तुओं के गेहूं व चावल उत्पादन की संभावना को दर्शाया गया है। यहाँ पे देखो काल्पनिक तालिका बना रखी है, इसमें संयोग ले रखे हैं ABCD, गेहूं ले रखा है, चावल की मात्रा ले रखी है, तो अलग अलग संयोग पे अलग अलग मात्रा प्राप्त हो रही है दोनों ही वस्तुओं की। तो ये एक काल्पनिक तालिका है। तो गाइज़, ये था इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसको आज हमने देखा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में। अगला चैप्टर और टॉपिक जल्द आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक देखते रहिए अरिहंत क्लासेस की घर बैठे वीडियोस। ओके बच्चों, कीप वॉचिंग।